नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर। और मैं मैथ का सॉल्यूशन दे रहा हूं, सैम्पल पेपर का, क्लास 10th का। तो 11th क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए थे। अब इस क्लास में हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है, यहाँ पे जीरोज इक्वल हैं, तो आपको बताना है कि जो इसमें ऑप्शंस जो गिवन है उसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एक्चुअली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल दिखा देते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो बड़े आसानी से अगर हम कहें कि इसके जब रूट्स इक्वल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं, तो क्या होता है कि b² इक्वल टू 4ac, b² इक्वल टू 4ac हो जाता है। मतलब b² 4ac के इक्वल हो जाता है ऐसे केस में। तो आपको पता है कि b² है, अगर b² में है तो b की वैल्यू माइनस हो या प्लस हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर करेक्ट करना चाहिए हमको, अगर a और c के बारे में अगर हमको जानना है तो a और c कैसा होना चाहिए, a और c सेम साइन का होना चाहिए। b किसी भी साइन का हो सकता है, b किसी भी साइन का हो सकता है, b पॉजिटिव भी हो सकता है और b निगेटिव भी हो सकता है, बट a और c जो होगा वो सेम साइन का होना चाहिए, तभी a इंटू सी पॉजिटिव होगा। और अगर a इंटू सी पॉजिटिव है तो दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो a और c को सेम साइन होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो c और a हैव सेम साइन। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पता है कि दोनों को हमको अल्फा मानना पड़ेगा। लेट्स से अल्फा और अल्फा, जो दोनों जीरोज हैं वो अल्फा हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस b/a होता है, और अल्फा स्क्वायर ये c/a होता है। अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a। अब यहां भी आप कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर c/a है, तो यहाँ पे जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके लिए आपको सी और ए दोनों को पॉजिटिव करना पड़ेगा, दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा। तो सी और ए का सेम साइन होना चाहिए। आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। The area of sector of circle of radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखिए, एक सर्कल है, ये आर्क है लेट से L, और ये सेंटर है, और ये R है, ये भी R है, तो ये सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। L गिवन है यहाँ पे, L की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और L की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अगर R 21 है, ठीक है, R 21 है तो ये भी 21 है, और L 22 है, 21 से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ट्रायंगल, तो लेट्स से 22 से थोड़ा सा कम ये साइड होगा और 21 हो सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको पता होगा, एंगल 60 डिग्री होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। आप आसानी से इसको बता सकते हो गेस करके कि 60 डिग्री एंगल होगा। अगर इतना आप फाइंड आउट कर लिए 60 डिग्री एंगल होगा, तो आप सेक्टर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप सेक्टर एंगल आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 पाई r इंटू
थीटा बाई 360 इक्वल टू 22। तो आपको पता है कि 2 से कैंसिल होगा, ये 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 21 गिवन है। थीटा बाई 180 डिग्री इक्वल टू 22। 22 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 180 जो है, 180 की जो वैल्यू होगी 60 हो जाएगी। मतलब थीटा यहाँ पे 1 है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपको पता हो गई। अच्छा, आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा 60 है, 60/360 6 होता है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 डिवाइड में होगा यहाँ पे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21, का स्क्वायर होता है 441/6। तो 7 से कैंसिल करो, 7 6 जा 7 3 जा, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा और 3 21, 2 11, 11 इंटू 21 तो 231, 231 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप 60 डिग्री देखो, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए 60 डिग्री आप गेस कर सकते थे कि हमारा जो, क्योंकि ये 20 है, ये 21 है, ये 21 है, ये 22 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर 21 इसको भी मान लेते हैं तो 20 21 21 21 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तो 60 डिग्री एंगल इसका होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। The probability of letters chosen at random from the letter of word mathematics to be a vowel. वावेल चूज करने की अगर बात करें तो वावेल कितना है, 1 2 3 4 वावेल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम 11 है। और ये इक्वल होगा किसके, 2/2x+1 के। ये भी प्रोबेबिलिटी सेम चीज के। 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 2x+1 इक्वल टू 11। 2x+1 है यहाँ पे, 11 नहीं है, 2x+1 है। तो 2 2 जा 4x+2 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 9/4, 9/4 इसका आंसर क्या होगा, 9/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 16। देखो 16 क्या है कि द पॉइंट ए एक कोई भी फिगर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कोई भी। इसमें क्वाड्रिलेटरल में आपको पॉइंट गिवन है, लेट्स से एक पॉइंट गिवन है आपको ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू है 9 0, बी की वैल्यू क्या है 9-6, सी की वैल्यू गिवन है -9 0, और डी की वैल्यू क्या गिवन है -9 6। तो आपको बताना है कि ये वर्टिसेस गिवन है, और आपको बताना है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि साइड्स निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है, या तो आप गेस करो, ये देखो 9 गिवन है और ये -9, इसका मतलब -9 और 9 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 का है, इनके बीच का भी डिफरेंस 18 का है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 6 का है, 6, और इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, 6 का ही है। ठीक है, 0 और 6 का है। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड तो इक्वल है,
मतलब अपोजिट साइड ये 18 है और ये 6 है, अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल है तो ट्रेपेजियम तो नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि ये कितना है, ये 18 है, मतलब ये वाला 18 है और ये 6 है, ये भी नहीं होगा। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है कि चेक करेंगे, दोनों में से कोई ऑप्शन यहाँ पे चेक तो करना पड़ेगा। आप एक चेक कर लो, रेक्टेंगल चेक कर लो, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन अगर 90 डिग्री एंगल है तभी तो रेक्टेंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको हम चेक करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए आपने भी चेक किया कि देखो 9 और ये 9 का गैप है, 9 और 9 का मतलब 18 है यहाँ पे 18, तो ये 18 है, लेट्स से मान के चलते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये 18 हो जाएगा। और ये चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये है 6 है। वैसे जहां तक लगता है कि ये 90 डिग्री नहीं है, क्यों जानते हो, देखो ये इधर -6 की तरफ है और ये +6 की तरफ है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है, इस यहाँ से यहाँ तक 6 है माइनस की तरफ और यहाँ से यहाँ तक प्लस की तरफ है। तो ये जहाँ तक को है कि पैरेललोग्राम ही है, यहाँ पे रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा, अगर रेक्टेंगल बनेगा तो सेम होना चाहिए था। तो पैरेललोग्राम इसका आंसर सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, देखो क्या होगा। देखो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, देखो इसको आप लेंथ फाइंड आउट कर लो, √9 - 9 18 का स्क्वायर प्लस -6 मतलब 12 का स्क्वायर, और 18 और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर 144, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो है ये 18 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, एक मिनट, 18 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अगर होता तो ठीक था, लेकिन 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो ये बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 18 √18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगल ही होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, तो पैरेललोग्राम होगा इसका आंसर, पैरेललोग्राम ही सही है। बहुत आसानी से इसको कर लो, नहीं तो बहुत लंबा आपको हर साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पे 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और जिसका मीडियन जो है मीडियन 20.5 है। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट इज इंक्रीज आल्सो बाय 2, ये भी 2 से इंक्रीज करेगा। मतलब जब देखो मीन वैल्यू या मीडियन जो है, अगर सेम मतलब हर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है अगर 2 से इंक्रीज कर रही, तो ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन भी 2 से इंक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, देखो 18 क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance 41 centimeter from the center of circle is what। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल है, एक हम सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है और the length of tangent drawn to the circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर। आपको बताना है ये टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, और यहाँ पे रेडियस गिवन है 9,
ये 41, ये 9, तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है। भाई टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये टेंजेंट मान लो x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 41 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। आप एक काम करो, 41 प्लस 9 एक बार कर दो। 41 प्लस 9 क्या होगा, 41 प्लस 9 होता है 50, और 41 माइनस 9 कर दो, 41 माइनस 9 कितना होगा, 32 होगा, 32। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 50 को हम 25 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दो, 2 इसको दे दो, 64 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ले लो, 5 और 64 8, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन के ऊपर है, असर्शन रीजन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है इस तरह से। स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। असर्शन गिवन है यहाँ पे, द नंबर 5n, द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 where n is a natural number, n is a natural number। तो यहां पे बोला है कि 5 पावर n जो है, 5 पावर n ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है, और n जहां पे एक नेचुरल नंबर है। दूसरा रीजन दिया है कि नंबर एंड विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5, कंटेन 2 and 5। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपको पता है 5 पावर n, 5 पावर n जो है ना, इसमें 2 की कोई भी पावर नहीं है, मतलब 2 इन्वॉल्व नहीं है, और 0 लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। 2 और 5, एक 2 और 5 से 10 आ जाएगा। 2 और 5 का अगर एक पेयर है तो 10 आएगा, मतलब एक 0 होगा, और 2 और 5 का दो पेयर है तो 2 0 जो होंगे। मतलब जितने पेयर होंगे 2 और 5 के, उतने जीरो यहाँ पे होंगे। लेट्स से मान लो आपको अगर बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल हैं, अगर जैसे लेट्स से 2 की पावर 5, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1 ऐसे गिवन है। तो आपको अगर पूछा है कितने जीरोज पॉसिबल है, आपको पता है कि अगर मान लो एक सामूहिक विवाह हो रहा है, लेट्स से सामूहिक विवाह हो रहा है, उसमें बहुत सारे दुल्हन आए हैं और बहुत सारे, मतलब लेट्स से 5 दूल्हे हैं और 3 दुल्हन है, तो कितने कितने लोगों की शादी होगी, 3 लोगों की। जितनी दुल्हन होगी उतने लोगों की शादी होगी। यहाँ पे 5 की शादी नहीं होगी, 2 लोग मतलब बिना शादी चले जाएंगे। मतलब 5 यहाँ पे 2 जो है 5 है, मतलब 5 टाइम है, और 5 यहाँ पे 3 टाइम है, 5 5 5 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब जीरो पेयर कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, और अगर 3 पेयर बनेंगे तो जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे लास्ट में 3 जीरोज होंगे। बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि एंड में कोई भी जीरोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, 5 है अकेला, दूल्हा है दुल्हन है ही नहीं। यहाँ पे दुल्हन नहीं है तो शादी कहाँ से होगी, जीरोज नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी। बहुत आसान है। आपको पता है कि यहाँ पे नंबर एंड विथ जीरोज इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 and 5। अभी तो बताया कि जीरोज होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, विदाउट 2 and 5 जीरोज आ ही नहीं सकता। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और पहला दूसरे का मतलब ए आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इस क्वेश्चन में। सेकंड क्या है, cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अगर cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो sin स्क्वायर ए प्लस sin पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। देखते हैं, देखिए cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1,
कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए एक उधर ले जाओ कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। इक्वेशन 1 है मान लो, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन पावर 4a, साइन पावर 4a। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहां पे आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू 1 था, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और पहले स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, पहले स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये एक आइडेंटिटी है। और पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब हमारा ये एमसीक्यू का जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट होता है, एमसीक्यू का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, या एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, सेक्शन बी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।